साथियों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। उम्मीद है सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सभी सकुशल होंगे। कल की क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं। सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है और हर एक मिनट क्लास का इंपॉर्टेंट है। ज्यादा समय को व्यर्थ नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कल अपन ने साथियों भौगोलिक प्रदेशों को बात की थी। वीसी मिश्रा से अपन ने शुरू किया, फिर ए.के. सेन, रामलोचन सिंह, सभी को पढ़ा व्यवस्थित तरीके से। उसके बाद में अपन आ गए अपने उच्चावच के आधार पर 4 भागों में बांटा और उनमें अलग अलग अपन ने शुरू कर दिया। तो मरुस्थल अपन पढ़ रहे थे। उससे पहले अपन ने इसको पढ़ा कि जैसे क्षेत्रफल राजस्थान का कितना प्रतिशत है, वहां कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो अपन ने पढ़ा कि 61.11% मरुस्थल में क्षेत्रफल है इसका अपने राजस्थान का और 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। फिर अपन ने पढ़ा कि 9% अरावली रखती है और 10% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। फिर अपन ने पूर्वी मैदानी भाग 23% जो है क्षेत्रफल और 39% जनसंख्या निवास करती है। फिर 6.89% अपना यहाँ पठारी भाग में क्षेत्रफल और 11% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। इस तरीके से अपन चले हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है साथियों वो आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या में प्रतिशत यदि देखते हो तो मरुस्थल के अंदर ही है। अब मैंने यही बताया है वैसे बोर्ड पे, लेकिन शायद फ्लो में ये बीच में अरावली का दिमाग में कुछ रहा तो शायद बोलने में अरावली बता दिया कि ऐसा कुछ स्टूडेंट बता रहे थे। तो सबसे ज्यादा देख रहे हैं अपन यहाँ पे तो मरुस्थल के अंदर ये सबसे ज्यादा, लेकिन दबाव जनसंख्या का या घनत्व सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश है। क्योंकि मैदानी प्रदेश में जनसंख्या का दबाव आप देख रहे हैं 23% में ये है। अब ये यदि याद नहीं रहता ना तो जैसे 23 लिखते हो 2 के बाद 3 ही आएगा और 3 को सीधा इधर लेना है और 3 3 9 ऐसे भी याद रख सकते हो। एक तरीका है याद रखने का। ये 9 10 सीधा ही रख सकते हैं। ये मैंने बताया कि 100 वगैरह आपको ट्रिक कल बता दी थी। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखें और ये अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद में अब अपन को आगे चलना है। उससे पहले मैं एक चीज बताऊं आपको, जो अपन ये भौतिक प्रदेश है उच्चावच के आधार पर कई बार हो सकता है आगे, अभी तक तो नहीं पूछा गया लेकिन हो सकता है कि इसका क्रम पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा बना, सबसे बाद में कौन सा बना। तो इसका क्रम यदि पूछा जाए तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले साथियों अगर किसी का निर्माण हुआ तो वह हुआ है अरावली प्रदेश का। ठीक है, अरावली पर्वत लिख देता हूं। सबसे पहले निर्माण पूछा जाता है तो अरावली पर्वत का हुआ, उसके बाद में पठारी प्रदेश का हुआ। ठीक है, इसे मैं याद करवाऊंगा आपको, अभी देखना हाथों हाथ में याद करवाऊंगा। उसके बाद में पठारी प्रदेश का हुआ, उसके बाद में आपके हुआ है पूर्वी मैदानी प्रदेश। यदि ये चीज मैं नहीं बताता तो कई जने जो है मरुस्थल को सबसे पहले रख लेते, दिमाग में अमूमन ये ऐसी चीज आती है। और सबसे लास्ट में, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मरुस्थल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अरावली पर्वत, फिर पठारी प्रदेश, फिर पूर्वी मैदानी भाग और फिर मरुस्थल। अब मेरी जिम्मेदारी है कि आप मुझ पर इतना विश्वास करते तो मैं इसे याद करूं। साथियों ऐसा है कि जब नई नई सगाई होती है या लड़की देखने गए और फिर सगाई हो गई, नई नई शादी हो गई, शादी होती है तो फिर घूमने जाते हैं कहीं ना कहीं। कोई हनीमून पे जाता है, कोई भगवान दर्शन करने जाता है, कोई ऐसे। तो घूमने गए, जान लो हनीमून पे, कोई भी घूमने यदि बाहर कभी जाने की प्लानिंग बनाते ना, हिल स्टेशन सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? हिल स्टेशन, यानी कि कोई पहाड़ी पर्वतीय कोई ऐसा क्षेत्र होता है ना, वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो घूमने जाने की यदि बात की जाए, सबसे पहले कहाँ ले जाएगा? वो अपने माउंट आबू ले जाएगा। ठीक है ना, माउंट आबू है अरावली में, तो माउंट आबू ले गया, यानी पहाड़ी क्षेत्र पे ले गया। फिर थोड़े तो 2-4 साल पुराना हो गया आदमी, अब 2-4 साल पुराना हुआ तो थोड़ा सा क्या है, स्लो डाउन हो जाता है। फिर तो उसके बाद में फिर पहाड़ी तो बहुत ऊपर थी, अब थोड़ा सा है, थोड़ी कहीं भगवान के मंदिर अंदिर कहीं आसपास छोटे छोटे मोटे कहीं पठार पे बना हुआ है, वहां ले गया। उसके बाद फिर पठार से भी नीचे आ गया, पठार से नीचे आया तो मैदान बच गया। फिर 8-10 साल 12 साल बाद की बात है, फिर ले गया उसे मैदान में घुमाने, चल मैदान में कहीं आसपास लेके आगे। उसके बाद में 15-20 साल हो गए, 25 साल हो गया, पुरानी हो गई शादी, हम की कट ले जावा, अब हाल मरुस्थल में धन धोरा ही दिखा दूं और तो कहीं करा। तो मरुस्थल में धोरा दिखा, लास्ट में कहीं है, लास्ट में यूं मारवाड़ी में कहवे भी है कि इन्हें आगे तो काली भीत है, या बस यूं कहे इन्हें आगे तो धोरा है, तो धोरा ही दिखा ही लास्ट में। तो यानी कि मरुस्थल सबसे अंत में है और यही याद करने का तरीका है कि इस तरीके से याद रखें। और मुझे जहां तक लगता है इसके बाद आप भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना तो हाथों हाथ ले लो, थोड़ा सा चेहरा मेरा आएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अरावली पहले, फिर पठारी, फिर पूर्वी मैदानी भाग और अंत में मरुस्थल है। ठीक है, चलिए अब एक चीज बताता हूं साथियों आपको। मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता था पहले, तब
स्कूल के यदि विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं तब, और ऑनलाइन में भी ये चीज मैं करता हूं। और ये कल मैंने इसको आपके ऊपर आजमाया था, और मैं ये देखना चाहता था कि कितने जो है एक्टिव यूजर है जो मेरे पढ़ाने के बाद भी अच्छा विश्लेषण करते हैं और पढ़ते हैं उसको ध्यान से। क्योंकि ये चीज मैंने ही बताई थी, संभाग वाली ट्रिक बताई थी, उसके अंदर आपको सारे जिले बताए थे। और उसमें जो है अब कल यदि आपने नोट किया, अब मैं बता रहा हूं तब आपको लगेगा कि हाँ सर ने ये ऐसे ऐसे इसीलिए बताया था। कल यदि आपने नोट किया हो तो मैंने मरुस्थल के 12 जिले बताए हैं। उसके अंदर मैंने आपको जिले लिखकर नहीं बताए, लिखकर नहीं बताया, और मैंने आपको कहा था कि जोधपुर संभाग के जो है 5 जिले लेने हैं सिरोही को छोड़कर। फिर मैंने आपको कहा कि बीकानेर संभाग के आपको लेने हैं 4 जिले पूरे। फिर मैंने आपको कहा कि शेखावाटी के आपको लेने हैं 3 जिले, और फिर मैंने इसकी काउंटिंग करके बताई थी 4 और 3 7 और 7 5 12। ठीक है, उसके बाद में मैं देखना चाहता था कि कौन क्या कैसे पढ़ रहे हैं, या वास्तव में खाली ऐसे गुरुजी ने पोटा रिया है कि हाँ गुरुजी मैं पढ़ रहे थे पढ़ाओ। ठीक है, अब देखो ये 12 मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में कुछ विद्यार्थी, वास्तव में बहुत अच्छा लगा मुझे कि कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर चूरू 2 बार आ गया, चूरू 2 बार आ गया। बिल्कुल आया है, देखो बीकानेर के अंदर बिग चूहा अपन ने ट्रिक बोली तब भी आया है, और शेखावाटी में चूरू सिक्कर झुंझुनू तो भी आया है। तो फिर पीछे बचे 11। अब एक कहाँ गया, तो एक उसकी मैंने कल ट्रिक नहीं बताई थी, मरुस्थल के जिलों की मेरी ट्रिक है, लेकिन वो कल नहीं बताई थी, वो आज बताऊंगा। और आज आपको वो एक एक जिला लिखकर भी बताऊंगा, इसीलिए छोड़ा था। और अब इसको जो है थोड़ा आपको करना पड़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि आप एक्टिव रहोगे, आपका दिमाग जो है बिल्कुल एकदम सही तरीके से चलेगा, और आप इसमें अच्छा अपना विश्लेषण करोगे। और एक ये भी होगा कि पूर्ण रूप से आप शिक्षक पर निर्भर नहीं रहोगे। क्यों, चाहे मेरे से पढ़ रहे हो या किसी और से, किसी से भी पढ़ रहे हो, कभी भी शिक्षक पर पूर्ण रूप से, क्योंकि मानव है, देखो किसी से भी भूल हो जाती है, तो अपना थोड़ा सा विश्लेषण जरूर करें और उसके बाद में आत्म मंथन करके पूरा निकालें। अब मैं आपको इसकी ट्रिक देता हूं। इसकी ट्रिक लिखी है साथियों, चलिए ये है इसकी ट्रिक। इसकी ट्रिक ऐसा है, सीझू सीझू जे 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 श्री हनुमान बाबी, हनुमान बाबी नाचूपा, सीजू जे 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 श्री हनुमान बाबी नाचूपा। चलिए अब इस ट्रिक को मैं आपको डिस्क्राइब करके, अभी देखो पूरे आपको मैं 12 जिले बताऊंगा। अब देखो, इसलिए मैं कहता हूं कि नियमित क्लास, और मतलब नियमित क्लास जो देखेगा उसका बहुत अच्छा इंटरेस्ट बनेगा इसके अंदर, और बहुत काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको इसके अलावा आपको कुछ भी मतलब कहीं भी जो ऐसे विद्यार्थी है जो कहीं भी कोचिंग करने में समर्थ नहीं होते, उनको इसकी जरूरत ना पड़े, ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूं। देखते हैं कितना प्रयास सार्थक होता है, वो तो आपके सहयोग पर और मेरे समर्पण पर निर्भर करता है, जो दोनों बनाकर रखेंगे। अब देखो, सी से आ गया आपके सिक्कर, इससे सभी को पता है क्या आएगा, झुंझुनू। ठीक है, ये जे 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 पूरे जोधपुर संभाग वाले 3 ही है, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं जोधपुर को ही ले लेते हैं। जोधपुर यहां से ले लेते हैं अपने, ये एक बीच में रह गया, यहां से ले लेते हैं अपन जालोर, यहां से ले लेते हैं ये जैसलमेर। ठीक है, ये आ जाएगा श्री गंगानगर, ऐसे का ऐसे श्री गंगा नगर, यहां से ये ऐसे का ऐसे श्री हनुमानगढ़ आ गया, हनुमानगढ़। फिर ये आ गया आपके बाड़मेर, यहां से आ गया बीकानेर, यहां से ये नहीं बताया था आपको कल, ठीक है ना, नागौर, यहां से आ गया चूरू, यहां से आ गया पाली। अब यदि मुझसे मतलब मैंने गलती करके आपको गलती से नहीं बताया तो मैं हमेशा ऐसी कुछ होती है तो मैं कमेंट करके पिन कर देता हूं, लेकिन कल नहीं किया क्योंकि मैं देखना चाहता था और कितने कमेंट आ रहे हैं, किस किस ने ध्यान दिया है सही में, तो वो चीज देखना चाह रहा था, और इसी आज की क्लास में मैं बताने वाला था। अब ये जो है नागौर के अंदर भी इसका कुछ भाग है। कैसे, कि आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा है कि 33 सागर से बना है कौन सा, मरुस्थल। तो 33 सागर, सागर क्या होता है, समुद्र खारा होता है, और नागौर में खारे पानी की झीलें बहुत है, तो बहुत है, तो खारे पानी के अवशेष, खारे पानी की झीलें तो वही रेगिस्तान के और मरुस्थल के अवशेष पे बनी हुई है, तो यानी कि नागौर भी इसके अंदर आता है। तो इस बात को आज नोट करें और क्लास को बड़े ध्यान से देखें। हो सकता है कि मैं कोई गलती छोड़ूं तो बता दिया करें कि हाँ सर ये जो है ये गलत हो गया है।
हालांकि ये गलती मैंने छोड़ी नहीं थी, ये जानबूझ के रखी थी ताकि आपके ये चीज ध्यान दो आप हर क्लास पे, और जो नियमित विद्यार्थी है उनके लिए बहुत फायदा होने वाला है हकीकत, क्योंकि मैं इस क्लास पे वास्तव में इस बार बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ और सारे सोर्सेज से आपको सामग्री देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब ये जो है, अब देखो गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। श्री हनुमान की जय। अब ले लो स्क्रीनशॉट और इसे नोट कर लो सारे। तो अब आगे बढ़ते हुए साथियों, आज अपन जो नया पढ़ने जा रहे हैं वो शब्दावलियां हैं। अपने मरुस्थल से संबंधित बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्दावलियां चलती है, इसमें से प्रश्न काफी बनते हैं। तो पूरी एक एक चीज को बड़ी सावधानी से बताने की कोशिश करूंगा। अब इसमें साथियों ऐसा है कि बहुत सारी बुक्स आ जाती है आजकल, तो कोई किसी बुक में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज दे देता है, कोई और मतलब खुद की बुक को अच्छा बताने के लिए एक्सपेरिमेंट करके जो है, मैंने लगभग पूरी ऑथेंटिक बुक से सामग्री लेने की कोशिश की, और हाँ अच्छी तरीके से इसे देखने के बाद में कई प्रश्न तो ऐसे जो पहले बने हुए भी हैं, तो इनको देखते हैं, इनमें से समझते हैं इनमें से ये क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले साथियों बात की जाए तो तल्ली। तल्ली जो होती है वो क्या चीज होती है, देखो धोरों के नीचे की, धोरों के जो नीचे धोरे होते हैं, जो बालू के स्तूप होते हैं वो धोरे कहलाते हैं, और स्थानीय भाषा में जैसलमेर में दरियन भी कहा जाता है इनको। 2 से 8 मीटर तक इनकी ऊंचाई हो जाती है, तो ये धोरे कहलाते हैं। और धोरों के नीचे की निम्न भूमि होती है, और यहाँ मीठे पानी का भराव भी हो जाता है। जब थोड़ा बहुत कहीं से पानी, जैसे इतनी वर्षा तो नहीं होती है लेकिन थोड़ा बहुत पानी होता है, तो यहाँ मीठे पानी का भराव हो जाता है। धोरों के नीचे की निम्न भूमि कहलाती है, उसे क्या कहता है, तल्ली कहा जाता है। ठीक है, फिर रण या टाट, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। रण भी कहते हैं, टाट भी कहते हैं। ये क्या है, ये खारे पानी की है, ये चीजें ध्यान रखने लायक है। खारे पानी के अस्थायी छोटे छोटे खड्डे, खारे पानी के क्या है, अस्थायी है, छोटे छोटे खड्डे कहीं बने हुए हैं पूरे मरुस्थल में, कहीं ना कहीं छोटे छोटे खड्डे हैं जो क्या करते हैं, दलदल में बदल जाते हैं। अस्थायी होते हैं और दलदल में बदल जाते हैं ये। और उसके बाद में ये सर्वाधिक जहां पाए जाते हैं, ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, क्या रण या टाट, ढाड़ भी कहा जाता है इन्हें, रण या टाट, तो ये जैसलमेर में पाए जाते हैं। अब ये इसमें से विशेष क्या ध्यान रखना है कि ये खारे पानी के हैं, ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो इसमें से कुछ रण के नाम बता रहा हूं मैं आपको, कुछ रण और टाट के नाम बता रहा हूं। कनोड़, बरमसर, पोखरण, देखो रण लगा हुआ है इसके अंदर, पोखरण, लवा, भाकरी, ये सब जैसलमेर के हैं। जैसलमेर में पाए जाने वाले रण भाकरी, लवा, पोखरण, बरमसर और कनोड़। अब ये जो बाप नाम का जो रण है ना, ये जोधपुर में पाया जाता है। बाप नाम का रण जोधपुर में है, और थोब जो है ये बाड़मेर में है। और इस थोब को तो राजस्थान का मरु जिला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का मरु जिला भी इसे कहा जाता है। किसे, थोब जो बाड़मेर के अंदर है, इसे राजस्थान का मरु जिला भी कहा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखें। अब ये प्लाया जो है ना, प्लाया स्थायी होगी, ये देखो स्थायी है। प्लाया जो है ये खारे पानी की है ये भी, लेकिन ये स्थायी है। अब याद कैसे रखोगे कि प्लाया में भी प आधा है और स्थायी में भी स आधा है, तो ये स्थायी बड़ी झीलें हैं जो प्लाया कहलाती है। ठीक है, खडीन, खडीन क्या होती है, तल्ली अपन ने जो ऊपर पढ़ा है, तो ये तल्ली या पोखर जो होते हैं, पोखर भी छोटे से तालाब, तल्ली या पोखर जो होते हैं, उनके सूखने के बाद जो मिट्टी शेष बच जाती है पीछे, आप देखते होंगे तो कई तालाबों में वो मिट्टी तड़क जाती है, तो जो मिट्टी शेष बचती है पीछे वह खडीन कहलाती है। और यहाँ पे खेती भी की जाती है कई बार, तो ये यहाँ जो खेती की जाती है वह भी खडीन कृषि कहलाती है। तो तल्ली या पोखर के सूखने के बाद जो मिट्टी शेष बचती है, ये शब्दावलियां बहुत इंपॉर्टेंट है मरुस्थल की। एक बार समझ जाओगे इन चीजों को, आपको समझाने के लिए बिल्कुल इजी भाषा में, कोई आसपास इसके ऐसे शब्द नहीं रखे हैं जिससे लंबी चौड़ी हो, बिल्कुल इजी भाषा में और बिल्कुल सही तरीके से मैंने इनके ये निकाल कर आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो ये बालसन क्या है, बालसन है मरुस्थल का चट्टानों व पर्वतों से घिरा हुआ भाग, और इनके मध्य जो जल जमा होता है और उनसे जो झील बनती है वह बालसन कहलाती है। वापस देख लेना, मरुस्थल के अंदर जो कुछ चट्टानें होती है, वो चट्टानें या छोटे पर्वत होते हैं, उनसे घिरा हुआ भाग होता है, और उनके बीच में जो है मध्य में जल जमा हो जाता है, और पानी जमा होने से जो झील बनती है वो बालसन कहलाती है। अब आगे चलते हैं, मरहो, मरहो भी तल्ली से संबंधित है। देखो तल्ली या पोखर की जो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, जो पूरी तो उपजाऊ नहीं होती है लेकिन जो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, वह मिट्टी आपके मरहो कहलाती है। ठीक है ना। अब सेलिनास, सेलिनास जो है साथियों मुलायम नमक की या लवण कह सकते हो आप, मुलायम लवण की परत युक्त प्लाया होती है। प्लाया कैसी झील है, स्थायी झील है। ये देखो प्लाया अपन ने पढ़ा था, स्थायी खारे पानी की है।
तो लवण की परत है तो खारे पानी की तो है ही। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है कि स्थायी नमक अपने मुलायम नमक की परत जम जाती है, यानी कि नमक की परत जम रही है तो ये बहुत ज्यादा खारी है, अत्यधिक खारी जिले भी इनको आप कह सकते हो, क्योंकि नमक की परत तक जम गई है तो ये अत्यधिक खारी जिले हैं। तो ये नमक की परत युक्त प्लाया जो होती है वह सैलिनास कहलाती है। ठीक है। अब ये नाड़ी, नाड़ी तो लगभग हर गांव के बाहर होती है और सबने देखी हुई होगी। तो नाड़ी क्या होती है? नाड़ी दो होती है, एक तो देखो ये नाड़ी, नाड़ी वेद भी होते हैं जो हाथ की ये चेक करते हैं ना, वो नाड़ी होती है। ये नहीं है, ये क्या है? दैनिक आवश्यकता, मनुष्य की, मानव की जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव से बाहर जो छोटा सा तालाब बना होता है, वो गांव से बाहर बना छोटा सा तालाब क्या कहलाता है? नाड़ी कहलाता है। और इस नाड़ी का भी एक बहुत गहरा भाग होता है और वो नाड़ी का, वो गहरा जो भाग होता है वो नाड़ी का टोबा कहलाता है। ठीक है ना? क्या कहलाता है? नाड़ी का टोबा कहलाता है। ये देखो, नाड़ी का सबसे गहरा भाग नाड़ी का टोबा कहलाता है। उर्मी का क्या होता है साथियों? उर्मी का बालू का स्तूप जो है, दोरे हैं, उनके ऊपर जो लहरदार छोटी छोटी, कई बार आप देखे होंगे वहां दोरों में, अगर किसी ने देखे हैं या नेट पे भी देखते हैं तो ऐसी आकृति आपको मिलती है दोरों पर, काली काली, मतलब थोड़ी सी हवा से बनती है ये आकृतियां, तो काली सी ऐसी आकृतियां जो होती है वह उर्मिका कहलाती है। तो बालू का स्तूप पर छोटी छोटी जो परतें बनती है वे उर्मिका कहलाती है। ये सभी साथियों शब्दावलियां बहुत जरूरी है, अभी मैं अगली स्लाइड में और बताऊंगा आपको। तो ये सारी शब्दावलियां बहुत जरूरी है और इनमें से प्रश्न बनते हैं। इनमें से मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक भी प्रश्न आपके बाहर न जा पाए। जो कुछ विद्यार्थी ये कह रहे सर आप ये सारे नोट्स बनवा रहे हो तो बुक ले या नहीं ले, तो बुक में ऐसा है कि बुक जो उस पे जो कार्य हो रहा है ना, वो तो आप जब बुक देखोगे, मैं आपको हालांकि जब भी अपनी प्रिंटिंग प्रोसेस चालू होगी तब उसके एक दो टॉपिक आपको बता दूंगा कि ये इस तरीके से है। वो चीज जब सामने आएगी, जितना भी मेरा एफर्ट है वो उसमें लगा रहा हूँ, और जो क्लासेस में से जो भी छूटा है या कुछ बाकी रह रहा है वो सारी चीज उसमें लाने की कोशिश करूंगा। और जितनी आपको क्लासेस अच्छी लग रही है उससे डबल और तिबल शायद कहूं, अतिशयोक्ति तो नहीं होगी, लेकिन उससे डबल जो है अच्छी वो बुक भी आपको लगेगी। कार्य ईश्वर ने चाहा यदि और बिना विघ्न के हुआ तो वह आपके सामने जब आएगी तब आप देख लेंगे। तो इंतजार करें, इंतजार का फल अच्छा आने वाला है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोट कर लो। अपन अगली स्लाइड में कुछ और शब्दावलियां देखते हैं। तो शब्दावलियों की अगली स्लाइड में साथियों सारी शब्दावलियां इंपॉर्टेंट है। वैसे जितनी ये शब्दावलियां मरुस्थल में से बनती है यहाँ से, और यदि प्रश्न बनेगा, कोशिश ये कर रहा हूँ कि बाहर न जाए। तो शब्दावलियों के अगले स्लाइड में अपन देख रहे हैं कि इर्ग, इर्ग, रेग और हम्माद बहुत इंपॉर्टेंट है। इर्ग जो है वह शुद्ध रेगिस्तान है, मतलब यहाँ पे चट्टाने वट्टाने ज्यादा नहीं पाई जाती, सिर्फ बालू मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, शुद्ध रेगिस्तान है। और तुर्किस्तान में इसे कोर्डम के नाम से जाना जाता है, तुर्किस्तान में इसे कोर्डम भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखें। हम्मादा जो है वह चट्टानी मरुस्थल है, यहाँ पे चट्टाने ज्यादा पाई जाती है हम्माद के अंदर। यहाँ पे बालू मिट्टी है, यहाँ चट्टान है, और यदि ये दोनों जगह पाई जाती है, कहीं मिश्रित रूप से पाई जाती है, दोनों मिश्रित है तो उसे रेग कहा जाता है। रेग में देखो मिश्रित आ गया, यानी कि ये चट्टाने भी होगी और शुद्ध रेगिस्तान का भी मिश्रण होगा, तो ये जो मिश्रित होगी वो ये अपने कहलाएगी रेग। और इसे लीबिया और मिस्र में इसे सिटिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीबिया, मिस्र में इसे सिटिर के नाम से भी जाना जाता है। ये बरखान बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया बरखान को। बरखान क्या होता है? दोहरे जो अर्धचंद्राकार आकृति में बन जाते हैं उन्हें बरखान कहा जाता है। बरछान भी लिखा आता है कई जगह। और बरखान जो है साथियों ये अर्धचंद्राकार आकृति है और सर्वाधिक गतिशील, जितने भी प्रकार के दोहरे हैं उनमें से ये सबसे ज्यादा गतिशील है। तो इनकी गति ज्यादा है तो नुकसानदायी भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ज्यादा गति है, रात भर में स्थान बदल देते हैं कई बार, तो ये नुकसानदायी भी ज्यादा होते हैं। शेखावाटी में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और भालेरी चूरू इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। वैसे शेखावाटी में सर्वाधिक है, अगर पूछे ध्यान रखना, 10 से 20 मीटर तो ऊंचे होते हैं और 100 से 200 मीटर इनकी लंबाई, लगभग चौड़ाई हो जाती है। चौड़ाई इनकी कितनी? 100 से 200 मीटर, यानी कि बड़े होते हैं ये, 10 से 20 मीटर ऊंचे होते हैं। मीटर में बहुत होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई है ये। ठीक है। अनुदैर्घ्य जो है साथियों वायु की दिशा के समानांतर, जैसे वायु चल रही है उसी के समानांतर जो बालू का स्तूप बनते हैं वो अनुदैर्घ्य कहलाएंगे। और अनुप्रस्थ जो है वो वायु की दिशा के समकोण पर बनेंगे, ऐसे समकोण पर, समकोण ऐसा ही होता है एलाकार। तो अनुप्रस्थ साथियों ज्यादातर कैसे याद रखोगे? अनुदैर्घ्य समानांतर रहता है। अब इन दोनों में ही कंफ्यूज हो गए, या तो अनुप्रस्थ में हो गए या अनुदैर्घ्य में हो गए। तो इसमें ये समानांतर रहते हैं, तो कई जने प्र ऐसे लिखते हैं, मैं भी लिखता हूं कई बार, तो प्र ऐसे लिखते हैं ना, तो इसमें ये जो आई चीज ये समकोण टाइप ही आ गया।
तो इसी से याद रख सकते हैं आप कि अनुप्रस्थ का है सर ने तो समकोण के जैसा है, और प्र ऐसे लिखते हैं तो समकोण, इससे याद आएगा। तो अनुदैर्घ्य समानांतर है, ये इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। सिर्फ जो है साथियों विपरीत दिशा में, किसके, वायु के विपरीत दिशा में चलने वाली पवन की, शक्तिशाली पवन जो होती है उसके कारण क्या होता है, बालू का स्तूप जो है बीच बीच में से कट जाते हैं। तो यही है, विपरीत दिशा में बहने वाली पवन, जो शक्तिशाली पवन के कारण बालू का स्तूप की श्रृंखला जो होती है बीच बीच से कट जाती है, वो एक पूरी जैसे लाइन बनी हुई बीच बीच से जो कट जाती है तो उसे शीफ कहा जाता है। और ये बीच बीच से जो कटती है इनमें रास्ता बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है, और वह रास्ता गारो कहलाता है। जब ये श्रृंखला बीच बीच में से कट जाती है तो जो रास्ता बनता है वह रास्ता क्या कहलाता है, गारो कहलाता है। और ये शीफ है बीच बीच से, ये सीधा सा ध्यान रखना है। तो ऐसे ध्यान रखना कि बालू का स्तूप की जो श्रृंखला है बीच बीच से कटी होती है। अब वायु पवन जो है विपरीत दिशा में चल रही है, सही दिशा में चल रही है, इतना आपके नहीं आएगा इतना डीप में। आप ये ध्यान रखें बीच बीच से कटी हुई जो श्रृंखला है वह शीफ है। पवनानुवर्ती, पवनानुवर्ती जो है वर्ष भर पूरे साल एक ही दिशा में बहने वाले बालू का स्तूप है। जब वर्ष भर एक ही दिशा में बहते हैं, यानी कि एक रेखाओं की तरह एक रेखा में बहते हैं ये इस तरीके से, तो इन्हें क्या कहा जाता है, रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है। रेखीय बालू का स्तूप का पूछे तो पवनानुवर्ती, पवन के अनुवर्त में चलते हैं यानी कि ये, तो रेखीय बालू का स्तूप भी इन्हें कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें। नेवखा, नेवखा क्या होता है साथियों, जो मरुस्थल में जो झाड़ियां बनी हुई होती है, छोटी मोटी झाड़ियां होती है, जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, तो हवा जब चलती है तो पूरी मिट्टी तो उनको झाड़ियां थोड़ी तो रोकती है मिट्टी, लेकिन जब वो छनकर उन झाड़ियों के बाद आगे जो छनकर आकृति बनती है और वो उस आकृति से जो दौरे बनते हैं छोटे छोटे, वे नेवखा कहलाती है। मतलब इसमें से जो छनकर आकृति बनेगी, ये ध्यान रखना, नेवखा क्या है, झाड़ियों से छनकर बनी आकृति नेवखा है। तो ये सारी शब्दावलियां इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप स्क्रीनशॉट लेके, बड़े बड़े अक्षर ही लिखे हैं। अभी भी लड़के कहते हैं कि सर बड़ा लिखो, देखो इससे बड़ा लिख नहीं सकते, इतने बड़े बोर्ड में इतना सा मैटर आया है, इससे बड़ा नहीं लिख सकते। आप मोबाइल को जो है लैंडस्केप मोड में करके देखें और बढ़िया आराम से नोट्स बनाओ, और व्यवस्थित नोट्स बन रहे हैं, अपन क्रमानुसार चल रहे हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो। अपन अगली स्लाइड में और शब्दावलियां देख रहे हैं। साथियों अगली स्लाइड में अपन अब पढ़ते हैं कि ये लाठी सीरीज क्या है। एक देखेंगे अपन थार का गड़ा, एक इंसेलबर्ग, गिरिपद, नेहड़ और कुछ और शब्दावलियां 2-3 है। तो लाठी सीरीज जो है, लाठी का मतलब, लाठी सीरीज इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये एक मतलब लाइन में है। अब ये कैसे है, ये पाकिस्तान के सहारे सहारे हैं, पाकिस्तान के सहारे सहारे पोखरन से मोहनगढ़ तक, पाकिस्तान के सारे पोखरन से मोहनगढ़ तक अवसादी चट्टानों का, देखो चट्टाने हैं अलग अलग प्रकार की, आपको पता है आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, ये सब। तो अवसादी चट्टाने क्या होते हैं, को अंदर जल को सोख सकती है क्योंकि अंदर से इनकी प्रकृति ऐसी होती है। तो अवसादी चट्टानों का ये समूह है, कहाँ, पोखरन से मोहनगढ़ तक पाकिस्तान के सहारे सहारे। वहां पे क्या है कि ये अंदर भूगर्भिक जल की पट्टी है, क्योंकि अवसादी चट्टाने अपने अंदर ये ग्रहण करके रख सकती है, तो भूगर्भिक जल पट्टी है एक तरह की, वह लाठी सीरीज कहलाती है। और ये इसकी जो खोज की है साथियों 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने। अब काजरी का मुख्यालय आपको सभी को पता है जोधपुर के अंदर है, और काजरी के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है, ये भी बात आप ध्यान में रखना। कब की है, 2007 के अंदर की है। फिर एक थार का गड़ा कहलाता है। ये थार का गड़ा जो है, यहाँ पे एक नलकूप खोदा गया है जिसे चांदन नलकूप के नाम से जाना जाता है। सम जैसलमेर के अंदर है ये चांदन नलकूप, और इसका जो मूल नाम है वो चौहान है। क्या नाम है, मूल नाम चौहान है। और यहाँ से मीठा पानी निकलता है, प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि इसकी क्षमता जो है बहुत ज्यादा है, 2.30 लाख लीटर प्रति घंटा जो है इसकी क्षमता के अनुसार इसमें से पानी निकाला जा सकता है। तो ये चांदन नलकूप का भी ध्यान रखें आप, थार का गड़ा इसे कहा जाता है, ठीक है ना। इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग क्या है साथियों, अपर्दन के बाद, यानी कि मृदा अपर्दन कह दो आप, अपने जल अपर्दन, जिसे भी अपर्दन के बाद जो है बची हुई नुकीली चट्टाने, कैसे, कोई मतलब मान लो कि यहाँ पे कोई मिट्टी थी, अब यहाँ से अपर्दन होने के बाद में यहाँ पे कुछ जो है नुकीली चट्टाने इस तरीके से बच जाती है, ये इंसेलबर्ग कहलाती है। यदि इंसेलबर्ग का बहुत बढ़िया उदाहरण देखना हो आपको, तो अपने जो फ्रीज होता है, तो फ्रीजर के अंदर कई बार हम देखते हैं कि वो जो नुकीली बर्फ निकल के आ जाती है, इसी को उल्टा करके देख ले तो ये द्वीपीय पर्वत टाइप होती है, यानी कि ये इंसेलबर्ग उसी टाइप की होती है, तो इन्हें द्वीपीय पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है ना। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब ये गिरिपद, गिरिपद या पेड़ीमांट किसे कहा जाता है, पेड़ीमांट, गिरिपद या पेड़ीमांट, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पर्वत,
जो छोटे छोटे पर्वत होते हैं उनका वह निम्न भाग, नीचे का भाग जहां पे रेत इकट्ठी हो जाती है, क्या इकट्ठी हो जाती है, रेत इकट्ठी हो जाती है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पर्वतों के नीचे जहां रेत इकट्ठी होती है उन्हें गिरिपद, देखो गिरिपद का मतलब भी क्या है, गिरि यानी पहाड़ है कोई, और पद यानी उसके नीचे का भाग है, तो वहां पे जहां रेत इकट्ठी हो जाती है उन्हें कहा जाता है गिरिपद या पेड़ीमांट कहा जाता है। अब नेहड़, नेहड़ का वैसे नेहड़ जो शब्द बना है वह निहृत, निहृत शब्द से बना है, और निहृत शब्द का ये अर्थ जो होता है वह जल का समुद्र होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कई सालों पहले जो है राजस्थान के अंदर भी यहाँ पे जल का समुद्र लहराता था। तो अपन ने पढ़ा है तैतीस सागर, तो तैतीस सागर यानी जल का समुद्र वास्तव में लहराता था। इसी वजह से इस क्षेत्र को जो है ये जालोर का कुछ भाग आता है, कुछ भाग बाड़मेर का आता है, वैसे सांचौर वाला भाग जो है वह इसके अंदर आता है। तो इसी वजह से इसको जल का समुद्र और नेहड़ कहा जाता है। जब अपन लूनी नदी पढ़ेंगे तब इसको वापस एक बार पढ़ेंगे। पीवना, पीवना जो है ज्यादातर को पता है, वैसे पीवना क्या है, एक तरह का सांप होता है एक, जो व्यक्ति की गर्मी पाने के लिए सर्द रातों में रेगिस्तान में व्यक्ति की गर्मी पाने के लिए उसके मतलब आसपास आकर सो जाता है, और जैसे ही व्यक्ति हिलता है तो इसके दांत इतने महीन होते हैं कि वो काटता है तो पता नहीं चलता है, और जहर इतना तेज होता है कि सीधा ही 1-2 घंटे में व्यक्ति के अंग अंदर से विच्छिन्न होने लग जाते हैं और उसकी मृत्यु तुरंत ही हो जाती है। और कई लोग ये कहते हैं कि ये छाती पर आकर बैठ जाता है और फिर अपने व्यक्ति की सांस से सांस मिलाता है और सांस के जरिए जहर अंदर डालता है। हालांकि वैज्ञानिक जो कहते हैं वो मैंने आपको पहले बताई वो बात है कि इसके दांत बहुत महीन होते हैं, जिससे ये विष अंदर डालता है तब पता नहीं चलता है। कोई सोचता है ऐसे मच्छर काटा जितना ही उस समय इतना दर्द होता है, लेकिन अंदर जाकर इसका विष जो है बहुत ज्यादा असर दिखाता है। तो ये पीवना सर्प की खासियत होती है, छोटा सा सांप होता है और मिट्टी के कलर का ही होता है, पता ही नहीं चलता है कभी कई बार तो कि ये वहां पे इस तरीके से। अब सफ्र काबिज, सफ्र काबिज अपन ने नेव का पढ़ा आगे, झाड़ियों से छनकर बनी आकृति, उसी से मिलता जुलता सफ्र काबिज भी है। झाड़ियों और छोटी झाड़ियों और घास के आसपास जो दौरे बन जाते हैं, स्तूप बन जाते हैं, उन्हें सफ्र काबिज कहा जाता है। तो आज अपन ने साथियों बहुत सारी शब्दावलियां तैयार की है और ये शब्दावलियां मरुस्थल से संबंधित ही है सारी की सारी, और सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एक एक चीज को जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और सिर्फ सरल भाषा में आप समझ सको उसी चीज के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। एग्जामिनर जब प्रश्न पूछता है और इस लैंग्वेज मतलब आपने इसको समझ दिया है तो कैसी भी लैंग्वेज में पूछेगा आप आराम से सॉल्व कर पाओगे और आपके लगभग मुझे जहां तक पता है सवाल गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो साथियों बिना किसी डिस्टर्बेंस के, अब जो नियमित विद्यार्थी नहीं है उन्हें यही कहूंगा कि नियमितता पकड़ लो। जो काम भले आप, मैं समझता हूं काम है, लेकिन 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे में से 2-3 घंटे नियमित अध्ययन बहुत जरूरी है। यदि मैं मेरा शेड्यूल बताऊं काम का तो आप कहोगे सर तो फिर क्लास कैसे शूट करते हो, तो समय जो है मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। और यदि जॉब वाकई में चाहते हो कि नौकरी चाहिए तो ये सही समय है पढ़ने का। जब वैकेंसी आएगी ना तो सभी पढ़ेंगे, पूरी सब, अब फिर से वापस आएंगे 15-17 लाख फॉर्म और सभी पढ़ेंगे, और जो अभी से नियमित पढ़ रहे हैं वो चयन के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। फिर बाद में मत कहना कि हमको किसी ने मार्गदर्शन नहीं दिया था या बताया नहीं था। तो यही तरीका है, पढ़ना है तो अभी से पढ़ो, जब वैकेंसी आए तब तो आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। इस तरीके से पढ़ो। अब भले ही महीने भर में आ जाए तो नहीं होगा, लेकिन काफी जो कवर हो जाएगा वो तो उसका तो आपके बेनिफिट रहेगा ना। तो नियमितता बनाकर रखो। अब मैं भी तो नियमितता बनाकर क्लास दे रहा हूं, मैं कह दूंगा एक क्लास आज दूंगा, एक 3 दिन बाद दूंगा, एक 4 दिन बाद, कब कोर्स पूरा होगा। तो जब मैंने नियमितता बनाकर क्लासेस देनी शुरू कर दी है तो आप भी जो है नियमितता बनाकर रखें, डेली नोट्स बनाएं। जब ये क्लासेस इकट्ठी हो जाएगी बहुत भारी पड़ेगी, और जो मैं अब कह रहा हूं वो बाद में आपको पता चलेगा कि हाँ सर ने ये बात कही थी। तो इसलिए कह रहा हूं नियमितता बना के रखें, साथ साथ चलें, और नियमितता वाली क्लासेस में स्टूडेंट को 100% फायदा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।